तो छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दहारले रचित बड़ सुघर ए हमर छत्तीसगढ़िया महतारी के गीत हवय, जेकर बढ़िया और सुघर बखान करे जाते गीत के माध्यम ले उमन ह करीन है। और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुछ भी अगर शुभ काम के शुरुआत होते तो ओकर सम्मान में छत्तीसगढ़िया दाई ला सम्मान दे के खातिर हमन उमन ला एक दिन सुरता करथन और ओखरे एक गाना के बाद में एक गीत के बाद हमार कार्यक्रम की शुरुआत हो जाते। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी गीत आज के इस कार्यक्रम का हमारा हो चुका है और जैसे कि हमने आपको लगातार बताया भी है। और सबसे पहले आज सुभाष की बात बिलासपुर के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारा पहला विषय है शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए हमारे साथ मंच पर पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद होंगे सुदीप श्रीवास्तव जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ में अर्पित केशरवानी जी होंगे, जो कि प्रदेश महासचिव हैं NSUI के। और साथ ही उनके साथ यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे डॉक्टर शैलेश आहूजा जी, सीनियर एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट छत्तीसगढ़। न्यायधानी में शिक्षा का कैसे विकास किया जा सकता है, अभी वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, आने वाले समय में लोग इसे कैसे और किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी, सभी को लेकर सिलसिलेवार यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और शिक्षा को लेकर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। शिक्षा की बात होगी, साथ ही साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य के साथ साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी न्यायधानी का क्या कुछ, न्यायधानी की स्थिति है, इसका विकास कैसे किया जा सकता है, सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही कर्मवीरों का सम्मान भी किया जाएगा। वो तमाम लोग जो कि अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छा और श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, हम उनका भी सम्मान आज इस मंच के माध्यम से करेंगे। तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एंड एशियन न्यूज प्रेजेंट स्मार्ट बिलासपुर एवं पर्यटन के विकास की बात एशियन न्यूज के साथ कर्मवीर सम्मान 2023 supported by Ashirwad Eye Hospital, Bilaspur, NTPC, सीपत बिलासपुर, in association with Dr. C.V. Raman University, कोटा बिलासपुर। तो सुभाष की बात बिलासपुर जिले के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में हम चर्चा यहाँ पर शुरू करेंगे। मैं मंच पर ससम्मान आग्रह करना चाहूंगी एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी से कि वे मंच पर आए। और साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो पहला पैनल विषय है वो हम शिक्षा को लेकर बात करेंगे, एजुकेशन को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी, जिसके लिए पैनलिस्ट के तौर पर मैं एक एक करके सभी मेहमानों का नाम लेते जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर आए। सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा को लेकर इनसे बातचीत होगी। साथ ही अर्पित केशरवानी जी से भी मैंने विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए। और साथ ही डॉक्टर शैलेश आहूजा जी, तो एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी, को होस्ट के तौर पर अमन पांडे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और साथ ही पैनलिस्ट के तौर पर सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, अर्पित केशरवानी जी हैं, डॉक्टर शैलेश आहूजा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और अब हर एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर यहाँ होनी है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और दरअसल ये कंसेप्ट है, हम जिस भी शहर में जाते हैं, अभी हमने कोरबा में, जांजगीर में, उसके पहले बिलासपुर में भी ये बातचीत की। दरअसल सुभाष की बात हम सब की बात है, जो हम सब के दिमाग में बहुत तरह के सवाल होते हैं और हमको लगता है कि कोई एक फोरम हो जहां पर लोग खुलकर बात कर सकें, जहां पर कोई एजेंडा सेट ना हो या इस तरह की चीजें ना हो कि आप पहले से तय करके आते हैं, जैसा कि मीडिया आजकल पहले से तय कर लेता है कि वो क्या दिखाना चाहता है। तो सुबह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और अब मीडिया पर भी एजेंडा सेट होता है। तो बहुत बार जब बहुत सारे पेपर हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि हर पेपर में संपादकीय अलग अलग होती है, हेडिंग अलग अलग होती है। पर अब बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे अखबार एक से होते हैं, टीवी चैनल पे भी एक सा दिखता है। आप रिमोट आपके हाथ में, आप बदलते जाएं तो न्यूज चैनल में लगता है कि ये तो सारा एक सा मामला है। तो फिर कई बार दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये सवाल होते हैं कि ये गड़बड़ी कहाँ है। तो दरअसल कहीं से भी हम शुरुआत करें तो हमको लगता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा दो तरह से हो सकती है। एक शिक्षा होती है जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी होती है, और इधर के दिनों में कुछ पाठ्यक्रम से बदलाव भी हो रहा है और बहुत बार ऐसा भी होता है। तो एक शिक्षा हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं और एक हम समाज जीवन से लेते हैं, या हम कहते हैं हम एक लोक शिक्षण जो करते हैं लोग, हम उनसे लेते हैं।
तो यहां मेरे साथ अच्छी बात है कि वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं वो भी लोग हैं। तो हम आपस में बात करेंगे, ये कोई फैसला सुनाने की जगह नहीं है। हमारे मन में, सबके मन में बहुत सवाल होते हैं। मैं अभी सुदीप भाई से कह रहा था कि हम दोनों याद कर रहे थे, आप भी उस घटना के साक्षी बन सकते हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने वाला था, बना नहीं था, तो हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में यात्रा करके कुछ बिलासपुर के साथी थे, कुछ रायपुर के साथी थे, हम लोग सब भोपाल जा रहे थे, फिर लौट के भी आ रहे थे। तो राजधानी तय नहीं थी कि राजधानी कहां बनेगी। ये बात चल रही थी कि बिलासपुर को राजधानी बनाया जाए, कुछ लोग रायपुर को राजधानी बनाने पे तुले बैठे थे, और कुछ लोगों को लग रहा था कि दोनों के बीच की जगह जो है वो नानघाट को राजधानी बना दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने नानघाट में जमीन खरीद ली। जो लोग पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं जो पहले पता चल जाता है कि सड़क कहां से निकलने वाली है, कौन सी सरकार किसको अधिकृत करने वाली है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुतायत में पैसा होता है वो उन जगहों को खरीद लेते हैं। बहरहाल राज्य बना, जिन अपेक्षाओं के साथ बना, आज हम 23वें साल में बैठे हैं यहां पर, और उसमें न्यायधानी बना बिलासपुर, राजधानी बना रायपुर, और हम जिन विषयों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन विकास की अवधारणाओं को लेकर हमने राज्य की कल्पना की थी, उसमें यह कल्पना थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, गुड गवर्नेंस, ये बहुत सारी बातें थी। हमको लगता था कि भोपाल दूर है, तो रायपुर या छत्तीसगढ़ में यदि राजधानी होगी तो हमारा काम आसान होगा। 23 साल में हमने बहुत सारे पड़ाव पार किए। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट आए, जो इंस्टीट्यूट हम कभी सोच नहीं सकते कि IIM आया, IIT आया, एम्स आया, बहुत सारे संस्थान आए, सिम्स आया। हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आई। सड़कें, जिस बिलासपुर से रायपुर से आने में 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते थे, 1 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। हम, ये अलग बात है कि हम उसकी कीमत चुकाते हैं। बहुत सारी चीजें आई, स्कूल आए, और बड़े पैमाने पे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पनपे। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं, जो मेरे पास मैंने जानकारी एकत्र की, कि बिलासपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको कहना चाहिए, खास करके PSC और राज्य की परीक्षाओं के लिए बड़े पैमाने पे कोचिंग इंस्टीट्यूट आए। पर अभी मैं देखता हूं जो रिजल्ट आया उसमें यहां के प्रावीण्य सूची में जो 10 लोग आना चाहिए वो नहीं आए। आत्मानंद स्कूल भी आए, क्योंकि सरकार को लगा कि अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो, उनको लगता है प्राइवेट स्कूल ही अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसलिए बड़ी फीस चुका के छोटे से छोटा आदमी भी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो अंग्रेजी स्कूल भी आए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पूरे लॉ फैकल्टी से हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, सुदीप भाई जुड़े हैं, सुदीप भाई बहुत बार डिबेट में आपको NDTV में दिख जाते हैं, बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत मुद्दों पर बेबाक बात करते हैं, और अच्छी बात है कि अध्ययन के साथ करते हैं। तो ये एक इनकी खूबी भी है, और हम चूंकि पुराने परिचित भी हैं, तो मैं अपनी बातचीत का सिलसिला सुदीप भाई से ही शुरू करता हूं कि सुदीप भाई, हम बिलासपुर, चूंकि मैं बिलासपुर में बात कर रहा हूं इसलिए मैं बिलासपुर की ज्यादा बात करूंगा, पर अगर हम समूचे राज्य, जैसे आप बंटवारे के साथ, हम लोग पहले भी एक्टिव थे और पूरे बंटवारे को हमने देखा, राज्य बनने की प्रक्रिया में रहे, और राज्य जिन कारणों से बना उसमें शिक्षा भी एक बड़ा कारण था और जागरूकता भी एक बड़ा कारण था। वरना विनोद कुमार शुक्ल की कविता मुझे याद आती है, बिलासपुर रायपुर संभाग की ट्रेन में बैठने वाला छत्तीसगढ़िया, अगर आप वो ऊपर से कोई मुफल्ली फेंक दे, मुफल्ली के छिलके, तो उसके लिए भी जगह दे देता है। और मतलब इतना सहज, इतना सरल छत्तीसगढ़िया आदमी जो है वो, तो इस पूरे 23 साल की जर्नी में आप बिलासपुर में हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर आप किस तरह की चीजें सोचते हैं? धन्यवाद सुभाष जी। इस आयोजन के लिए एशियन न्यूज को बधाई, आपको बधाई। और ये अच्छा है कि
हर शहर में जाकर आप वहां की बात कर रहे हैं। जहां तक आप इस विषय की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात, तो कमियां बहुत जगह होती हैं, लेकिन मैं जो कुछ अच्छी चीजें हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद की हैं उस पर मैं पहले बात करूंगा। छत्तीसगढ़ जब बना था तो उस समय राज्य में केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। पूरे राज्य में उस समय जनसंख्या लगभग 2 करोड़ थी और केवल एक मेडिकल कॉलेज था, मेकाहारा, रायपुर। राज्य बनते साथ हम लोगों ने बिलासपुर में सिम्स, जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसकी प्रक्रिया राज्य बनने के पहले शुरू हो गई थी, लेकिन वो अस्तित्व में राज्य बनने के बाद आया। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अगर किसी चीज में हुई है तो मैं समझता हूं वो मेडिकल एजुकेशन में हुई है। क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, फिर एम्स रायपुर में, जगदलपुर में और अब कोरबा, राजनांदगांव आदि में भी सभी जगह मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में ले चुके हैं। और जो सरकार का टारगेट है कि लगभग हर जिले में, हर बड़े जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहां आप सोचिए कि पूरे मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज उतने मेडिकल कॉलेज अकेले छत्तीसगढ़ में है, उससे ज्यादा। डेंटल कॉलेज एक भी नहीं था छत्तीसगढ़ में। बंटवारे के समय इस पर पिटीशन हाई कोर्ट में हुई, आहूजा जी को भी याद होगा कि डेंटल की सीटें हमको नहीं मिली बंटवारे में, क्योंकि वो इंदौर में रह गया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में डेंटल कॉलेज भी हैं। अभी की जो सरकार आई उसने एक अभिनव प्रयोग और किया। छत्तीसगढ़ की सरकार तो वैसे एक ही सरकार होती है छत्तीसगढ़ की, लेकिन ये व्यवहारिक है कि चुनाव में अलग अलग पार्टी शासन करती है। मैं किसी पार्टी का यहां नाम नहीं लूंगा, वो मंच नहीं है ये। लेकिन अभी की जो सरकार आई उसने एक अभिनव प्रयोग किया और वो प्रयोग बहुत सराहा जा रहा है कि उसने आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय खोले हैं। शुरू में मैं भी सशंकित था कि आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय क्या चल पाएंगे या उसका रिस्पांस क्या होगा, लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि ना केवल वो अंग्रेजी विद्यालय चल रहे हैं बहुत अच्छे से, बल्कि बहुत लोग अपने बच्चों का एडमिशन वो आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय में कराना चाहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मूल भावना है। वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये सच है कि बिना अंग्रेजी को सीखे आज के समय में अच्छा रोजगार पाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया जब एक व्यापार और ग्लोबलाइजेशन के दौर में है तो अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। तो ये जो अंग्रेजी विद्यालय और अब महाविद्यालय भी खुलने वाले हैं, मैं उसका भी बहुत स्वागत करता हूं। ये कुछ अच्छी बातें हैं। अगर कमियों पे नजर दौड़ाएं तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पिछले 23 साल में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उसने रायपुर को केंद्र मान के विकास किया है। माने आप ये सोचिए कि एनटीपीसी के पैसे से ट्रिपल आईटी बना। एनटीपीसी का कचरा कौन खा रहा है? कोरबा। एनटीपीसी का धूल प्रदूषण कौन खा रहा है? बिलासपुर। या एनटीपीसी का धूल प्रदूषण कौन खा रहा है? रायगढ़। और उसके पैसे से बनने वाला ट्रिपल आईटी बनता है नया रायपुर में। तो ये नया रायपुर कोई इतिहास में अमर हो जाने के लिए बनाया जा रहा है क्या, कि हमने नया रायपुर बसाया इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे सब नए रायपुर में जाएंगे?
बिलासपुर न्यायधानी है। न्यायधानी होने के नाते जो लॉ यूनिवर्सिटी बनी, उसका मुख्यालय स्वाभाविक रूप से बिलासपुर होना था। चीफ जस्टिस उसके प्रॉक्टर होते, औजा साहब जानते हैं। हमारी सरकार ने लॉ यूनिवर्सिटी कहां बनाई? नया रायपुर। तो ये जो पिछले 23 साल में रायपुर की डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ हुई है, और उसके मुकाबले बाकी छत्तीसगढ़ अपने को कहीं ना कहीं पिछड़ा मानता है, ये क्या उसी स्थिति को जन्म नहीं दे रहा है जो 23 साल पहले थी कि हमको लगता था कि इंदौर, ग्वालियर, भोपाल हमसे बहुत आगे हैं? तो क्या जिस उद्देश्य के लिए ये राज्य बना था, उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए? तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,27,000 वर्ग किलोमीटर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल तमिलनाडु से अधिक है, 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। हमको छोटा राज्य कहा जाता है, और हम 30 राज्यों में 9वें नंबर पर हैं। क्षेत्रफल में हम 9वां सबसे बड़ा राज्य है। उसके बावजूद तमिलनाडु में 6 बढ़िया चलने वाले हवाई अड्डे हैं, और बिलासपुर में रायपुर के अलावा कोई हवाई अड्डा ठीक ठाक हो तो आप बता दीजिए। 4 साल से हमारे साथी यहां हवाई अड्डे की मांग के लिए धरना दे रहे। माने आप सोचिए, जिस राज्य का हाई कोर्ट जिस शहर में हो, जिस राज्य की सबसे ज्यादा आय देने वाली कोयला कंपनी का मुख्यालय बिलासपुर में हो, जिसके एनटीपीसी के सबसे बड़े प्लांट जिस इलाके में हो, जिसमें रेलवे का देश का सबसे ज्यादा आय देने वाला जोन हो, उस शहर में हवाई अड्डा नहीं है। और जो है भी बना है वो यहां के आप लोगों के लड़ाई से बना है, जो अभी एक विमान उतर रहा है। तो ये जो सोच है कि रायपुर ही सब कुछ है, इसको छोड़ना होगा। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका ब्यूरोक्रेट की है। ये जो काला धन कमाते हैं, मुझे माफी कीजिएगा सुभाष जी, ये ब्यूरोक्रेट अपना काला धन नया रायपुर के आसपास लगा रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि सब स्कीम वहीं आ जाए, जिससे कि उनका जमीन जो है महंगा होते जाए। इस ट्रैप से राजनीतिक नेतृत्व को बचना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही प्रगति होती है। नए राज्यों में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे ये राज्य बना। मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े, और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें अच्छी हुई, और अच्छी होने की संभावना है। एक चीज खटकती है मेरे को, हर परीक्षा में, पीएससी की हर परीक्षा में घोटाले का आरोप लगता है 2003 से आज तक। 3 का केस अभी भी हाई कोर्ट चल रहा है, 5 का केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, 8 का केस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। तो क्या हम लोग 23 साल में एक पारदर्शी सिलेक्शन का सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।